जोड़ी में होंगे लीनियर इक्वेशंस और वो भी दो वेरिएबल्स में, और हम करेंगे उन्हें सॉल्व। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 10th मैथ्स पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और इस एक वीडियो को पूरा देखने के बाद इस लेसन के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे खुद से और आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। अनु और अमित ने साथ मिलकर 10 रुपए खर्च किए। अनु ने अमित से 4 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए। इस सिचुएशन को मैं लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखूंगी? मान लेते हैं कि अनु ने खर्च किए ₹X, अमित ने खर्च किए ₹Y। तो जो मैंने कहा उसके हिसाब से x + y = 10, एंड चूंकि अनु ने 4 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए तो x is also equal to 4y। अब ये तो हो गया बहुत ही ज्यादा सिंपल सिचुएशन, राइट? तो बहुत सिंपल सिचुएशन हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देखते हैं। आज मैंने 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स खरीदा 160 रुपीज में। एक महीने बाद मैंने 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स खरीदा 300 रुपए में, यानी कि 300 रुपीज में। अब इस सिचुएशन को अगर मुझे लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना हो तो मान लेते हैं कि 1 kg एप्पल का प्राइस है x, 1 kg ग्रेप्स का प्राइस है y। तो 2 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। तो अब जो मैंने बताया उसके हिसाब से जब मैंने पहले दिन शॉपिंग करी उस दिन मैंने टोटल पैसे खर्च किए थे 160। सो 2x + y = 160। एक महीने बाद जब मैं शॉपिंग करने गई तो उसके हिसाब से 4x + 2y = 300। तो ये बनेंगे मेरे 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसे हम ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर a, b, c रियल नंबर्स हैं और a एंड b दोनों साथ में 0 नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब कि ऐसे इक्वेशन अकेले नहीं मिलेंगे आपको मिलेंगे ये इक्वेशंस जोड़ी में। एग्जैक्टली हमें ऐसे 2 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन इक्वेशंस में जो 2 वेरिएबल्स छुपे हुए हैं, छुपे तो नहीं है खैर, तो जो 2 वेरिएबल्स इन इक्वेशंस में हैं उन वेरिएबल्स की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखो, वैल्यू हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम एल्जेब्रिकली निकाल सकते हैं, लाइक नॉर्मल कैलकुलेशन से। अब उसके भी कई सारे तरीके हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। दूसरा जो मेथड हो सकता है वो हो सकता है ग्राफिकली, यानी कि हम एज सच कैलकुलेशंस नहीं करेंगे बहुत ज्यादा, हम इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन होगा। तो उस लाइन पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट? बट यहां पर हम कैसे इक्वेशन की बात कर रहे हैं? हम पेयर ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे, उन दोनों इक्वेशन के लिए हम 2 लाइंस बनाएंगे जब हम उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो बेसिकली उन 2 इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो वैसे पॉइंट्स होंगे जो उन दोनों लाइन पर लाई करे, राइट? तो चलो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन जनरल कैसा दिखता है, उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है? कुछ ऐसा। a1x + b1y + c1 = 0 हमारा पहला इक्वेशन, a2x + b2y + c2 = 0 हमारा दूसरा इक्वेशन, सच दैट a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे रियल नंबर्स हैं। और ये भी ध्यान देना है कि a1 b1 दोनों साथ में 0 ना हो, a2 b2 दोनों साथ में 0 ना हो। तो कुछ इस तरह का दिखता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। तो इस तरह के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 अप्रोचेस हैं हमारे पास। पहला है ग्राफिकल अप्रोच और दूसरा है एल्जेब्रिक अप्रोच। तो अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा?
अरे भाई ग्राफिकल मेथड है तो सबसे पहले तो ग्राफ बनाएंगे ना। तो मेरे पास दिए हुए होंगे दो लीनियर इक्वेशंस और हम उन दोनों इक्वेशन के लिए उनका रेस्पेक्टिव ग्राफ बनाएंगे। मैंने पहले बताया था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि मुझे दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे मेरे ग्राफ पेपर पर, ठीक है। अब यहां पर बच्चों तीन सिनेरियोज अराइज कर सकती हैं, तीन सिचुएशंस हो सकती हैं मेरे सामने। पहला सिचुएशन हो सकता है कि जो दोनों लाइंस हैं वो दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वाला पॉइंट पहले लाइन पे भी है और वो दूसरे लाइन पे भी है, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए इसका मतलब उन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब उन दोनों का एक लौता एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी कि x और y की एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और वो यूनिक है क्योंकि ये दोनों लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब दूसरा पिक्चर आपके सामने कुछ यूं आ सकता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो, कुछ इस तरीके से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो भाई ये मतलब हुआ कि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो दोनों लाइन पर लाई करे, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। विच मीन्स कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, दे हैव नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसा कोई एक्स वाई का वैल्यू हो ही नहीं सकता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि ये दोनों जो लाइंस हैं ये कहीं पर मीट कर ही नहीं रहे हैं, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं। अब जो तीसरा सिचुएशन हमारे सामने आ सकता है वो ये है कि दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाए, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी पॉइंट ले लो वो दोनों लाइन में है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ही तो है। तो मतलब उनके ऊपर लाई करने वाले, उस लाइन के ऊपर लाई करने वाले इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो दोनों लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि जो दो इक्वेशंस मेरे पास दिए हुए हैं इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। Let's look at an example. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Okay, काफ़ी complicated तरीके से आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया है. But anyways, we will make it simple. तो let us say ये आफ्ताब है और ये डॉटर है, ठीक है। और हम एज्यूम करते हैं कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज है x और डॉटर का प्रेजेंट एज है y। तो अकॉर्डिंग टू आफ्ताब 7 years ago, वो 7 years ago की बात कर रहा है, तो 7 years ago आफ्ताब का एज कितना होगा, x - 7, डॉटर का एज कितना होगा, y - 7, करेक्ट, ग्रेट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 3 years later, 3 साल के बाद क्या होगा, आफ्ताब का एज होगा x + 3, डॉटर का एज होगा y + 3, क्योंकि प्रेजेंट एज जो है वो x एंड y है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, यानी कि आफ्ताब का जो एज था 7 years ago दैट इज इक्वल टू 7 times जो डॉटर का एज था 7 years ago, राइट। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, या फिर इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं दूसरे कंडीशन से। दूसरा कंडीशन कहता है कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि 3 साल के बाद आफ्ताब का जो एज है वो डॉटर के एज का 3 times हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, या फिर x - 3y -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। सो नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, x एंड y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और कोफिशिएंट्स तो हमें दिख ही रहे हैं, राइट। तो इसे हमें क्या करना है, तो एल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग इनके ग्राफ बनाएंगे,
ठीक है, तो पहले फोकस करते हैं पहले इक्वेशन पे। तो जब भी ग्राफ बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, लाइक एज इन अगर हम 3 वैल्यूज़ लें तो काफ़ी है, तो एक्स की 3 अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उन्हें यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, सिंपल। तो पहले इक्वेशन को देखते हैं पहले। तो पहले इक्वेशन के हिसाब से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो x के टर्म, तो यहाँ से हमें मिलेगा y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42/7 यानी कि 6। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं या 2 लेते हैं तो क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 43/7, 44/7। पॉसिबल तो है बट इनको ग्राफ में प्लॉट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम x की ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जो 7 का मल्टीपल हो, ताकि ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हमारा थोड़ा ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 7 लेते हैं, तो 42 + 7 हो जाएगा 49, 49/7 इज 7, तो y की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। अब x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी हम ट्राई कर सकते हैं, तो -7 लेते हैं। अगर -7 लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 35, 35/7 हो जाएगा 5। तो x और y की हमने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, अब इनको जो है हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ऑरिजिन है एंड लेट अस एज्यूम इसका जो एक स्क्वायर है दैट इज़ 2 यूनिट्स, तो 0, 2, 4, 6, 8, उसी तरह से यहाँ भी 2, 4, 6, 8, उसी तरह से यहाँ पर -2, -4, -6, -8, इधर भी -2, -4, -6, -8। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 6, तो ये वाला पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 7 है कुछ यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी 7 है। मैं रफली प्लॉट कर रही हूँ पॉइंट्स। जब x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू है 5, यानी कि कुछ यहाँ पर। तो अगर हम देखें इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है कुछ इस तरह से, राइट। इसको मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है ताकि फ्री हैंड ड्रॉ करते टाइम ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, दैट्स द ओनली रीज़न। ओके, सो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। अब फोकस करते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन से हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर भी हम y को x की टर्म्स में लिखना चाहें तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे x की तो y की वैल्यू कैसे चेंज होगी। मान लेते हैं x की वैल्यू लेते हैं 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। x की वैल्यू लेते हैं 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। x की वैल्यू लेते हैं 6, तो y हो जाएगा 0। तो अब इसे भी प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है -2, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब x की वैल्यू है 3 तो y की वैल्यू है -1, पॉइंट यहाँ पर होगा। जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू है 0, ये वाला पॉइंट। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राफिकली इस पूरे सिचुएशन को, आफ्ताब और उसकी बेटी के एज की इस सिचुएशन को हम किस तरह से ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। तो हमें इस सिचुएशन को भी ग्राफिकली बताना है। ठीक है, तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल्स किसको माने, हम ये मान लेते हैं कि लेट अस सपोज कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x। ठीक है, और मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स जो है वो है y।
बस यहीं पे जो है ना हमारी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो पहला जो दिन है, जिस दिन 160 रुपीज़ में मिला है, उस दिन हमने 2 kg एप्पल्स लिया है, यानी कि उसका कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स, यानी कि 1y इज़ इक्वल टू 160। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। एक महीने के बाद क्या हुआ, 4 kg एप्पल्स यानी कि 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी कि 2y इज़ इक्वल टू 300। ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें इनके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। इनको अगर हम चाहें तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सेकंड इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 150। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है, राइट। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली पुट करेंगे, अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को देख रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। पहला इक्वेशन कह रहा है कि 2x प्लस वाई 160 है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है 2x प्लस वाई 150 है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यही सोचते हुए हमें लॉजिकली ऐसा लग रहा है कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि ग्राफ क्या कहता है, राइट। तो पहले इक्वेशन की बात करेंगे। पहले इक्वेशन में अगर हम y को लिखते हैं x की टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू 160 माइनस 2x, ठीक है। तो x और y की वैल्यूज़ लेते हैं अलग अलग, यहीं पे ले लेते हैं, x है, ये y है। हम वापस से 3x की वैल्यूज़ लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वे बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, 160 150 वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ का जो हम स्केल लेंगे वो भी हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे, एज इन 20 40 60 80 इस तरह से हम स्केल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यूज़ भी हम थोड़े बड़े वैल्यूज़ लेंगे। जैसे अगर हम x की वैल्यू 50 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 60। अगर हम x की वैल्यू 60 लेते हैं तो y हो जाएगा 40। अगर हम x की वैल्यू 70 लेते हैं तो y हो जाएगा 20। तो इस तरह की बड़ी वैल्यूज़ लेंगे। तो अब इसको ड्रॉ भी करते हैं। जब x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू है 60। जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू है 40। जब x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू है 20। तो हमें कुछ इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं अभी इन्हें रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे इक्वेशन को। इस इक्वेशन में अगर हम y को x की टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम x और y की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू लें से 70 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 10। अगर हम x की वैल्यू लें 80 तो y की वैल्यू हो जाएगी -10। अगर x की वैल्यू लें 75 तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर भी हम इसको प्लॉट करते हैं। तो जब x है 70 यानी कि यहाँ पे, तो y की वैल्यू है 10, लगभग यहाँ पर। जब x की वैल्यू है 80 तो y की वैल्यू है -10, यानी कि -10 नीचे आएगा कुछ यहाँ पर। जब x की वैल्यू है 75 यानी कि इनके बीच में कहीं पे, लगभग यहाँ पे, तो y की वैल्यू है 0। तो अगर हम देखें यहाँ भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और ये स्ट्रेट लाइन जो है पहले वाले स्ट्रेट लाइन से पैरेलल है। तो चूंकि जब भी अभी हम थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, समझेंगे भी, और हम देखेंगे कि जब भी ग्राफिकली दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस अब नियर फ्यूचर में कभी मीट नहीं करने वाले हैं। और अगर ये मीट नहीं करने वाले हैं तो इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। उसका यही मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करने की कोशिश भी करें तो हम देखेंगे कि इन दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और वही गड़बड़ जो चीज़ है हम स्टार्टिंग में देख रहे थे। इक्वेशंस को देख के ही हमें कुछ लग रहा था कि इनमें कुछ गड़बड़ है,
ठीक है, तो थोड़ी ही देर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि किस तरह से ग्राफ को देख के भी हम बता सकते हैं कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा। जो ये दोनों लाइन पैरेलल जा रहे हैं ग्राफिकली, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कहीं भी मीट नहीं करने वाले हैं, तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होने वाला है। इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और वही चीज़ हमने शुरुआत में गेस की थी जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखा था, राइट। तो धीरे धीरे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और हमें ये आइडिया लगेगा कि किस तरह से सिर्फ ग्राफ को देखकर भी हम दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में कितनी चीज़ें बता सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि हम सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 meters मोर देन इट्स विड्थ इज 36 meter. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो लेट अस एज्यूम कि ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है इसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ इज 4 meter मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 meters बड़ा है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है जो हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा क्या है, ये कहा गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज 36 meters। पेरीमीटर कितना होता है एक रेक्टेंगल का? 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बट यहाँ जो दिया हुआ है वो हाफ द पेरीमीटर है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू दी हुई है 36, ठीक है। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, L की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम B की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। और ये ऐसा हम दोनों इक्वेशंस के लिए करेंगे, तभी तो दोनों को का ग्राफ बना पाएंगे, राइट। अगर हम पहले इक्वेशन को देखें तो B को हम L के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू L माइनस 4, ठीक है। तो अगर हम L की अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम L की वैल्यू लेते हैं 0 तो B की वैल्यू हो जाएगी -4। अगर हम L की वैल्यू लेते हैं 4 तो B की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर हम L की वैल्यू लेते हैं 8 तो B की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर प्लॉट भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे चूँकि यहाँ नंबर काफ़ी अधिक है, जो दूसरा इक्वेशन है उसमें 36 तक जा रहा है, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन भी कुछ उसी हिसाब से करेंगे। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर में हम 4 यूनिट्स रखते हैं, तो 0, 4, 8, 12, 16 इस तरीके से करते हैं इधर, और उसी तरह इधर भी हम करते हैं 4, 8, 16 नहीं 12 फिर 16। इसको थोड़ा हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 24, फिर 28, 32, 36। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ चलता रहेगा, ठीक है। तो अब पहले इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जब L की वैल्यू 0 है तो B की वैल्यू है -4, यानी कि यहाँ पे जब L की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू है 0, ठीक है। तो मान लेते हैं कि L जो है वो हमारे x एक्सिस के अलॉन्ग है और B जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद जब L की वैल्यू 8 है तो B की वैल्यू है 4। तो अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरह से, ग्रेट। अब देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन को। इस इक्वेशन में अगर हमें B को L के टर्म्स में लिखना हो तो क्या होगा, B इज इक्वल टू 36 माइनस L, ठीक है। तो L की वैल्यू अगर 0 है तो B की वैल्यू हो जाएगी 36, L की वैल्यू अगर 12 है तो B की वैल्यू हो जाएगी 24, L की वैल्यू अगर 18 है तो B की वैल्यू हो जाएगी 18। अब मैंने इतने बड़े वैल्यूज़ इसलिए लिए क्योंकि अगर L की वैल्यू बहुत छोटी भी लूँगी तो B की वैल्यू तो बहुत बड़ी ही आएगी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको बैलेंस करने के लिए L की वैल्यूज़ ही बड़ी ली हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ प्लॉट करते हैं। L जब 0 है तो B की वैल्यू है 36, यानी कि ये वाला पॉइंट। जब L है 12 तो B की वैल्यू क्या है 24, यानी कि यहाँ पर। जब L की वैल्यू है 18, यानी कि 16 से थोड़ा सा बाहर, तो B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू भी है लगभग 18,
ठीक है, तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये चूँकि मैं फ्री हैंड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ व्हाट यू विल गेट। तो अब अगर हम इन दोनों लाइंस को देखें तो हमें क्या पता चलता है, हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, जहाँ पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो अब अगर हम इस लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड कर दें तो यहाँ कहीं पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही हो जाएगा हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो यहाँ तो मैंने रफ हैंड से किया है, बट जब आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर में करोगे तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ बेसिकली 20,16, यानी कि एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू 20 है और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 16 है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो है 20 मीटर्स और जो ब्रेड्थ है वो है 16 मीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एल्जेब्रिकली कुछ भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, सिर्फ ग्राफ बना करके ही हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है। तो अब टाइम आ गया है कि हम देखें कि इन कोफिशिएंट्स का क्या रोल होता है। तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने कुछ इक्वेशंस लिख रखे हैं। तो ये हमारा पहला पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ये हमारा दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशंस है और ये हमारा तीसरा पेयर ऑफ इक्वेशंस है। बट हम करना क्या चाहते हैं, हम ग्राफिकली इन तीनों पेयर को प्लॉट करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर 3 ग्राफ्स भी रखे हुए हैं। और उसके बाद ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ये 3 डिफरेंट तरह के इक्वेशंस हैं, और हम देखेंगे किस तरह से इन 3 तरह के इक्वेशंस में कोफिशिएंट्स का बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ बनाना तो अब हमें आ गया है, तो हम फटाफट ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो हमारे दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों के लिए हम x और y की अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले इक्वेशन की बात करें तो अगर x की वैल्यू लेते हैं हम 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी -x/2, y भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 2 तो यह हो जाएगी 1, क्योंकि y इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन के हिसाब से y इज़ इक्वल टू x/2। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 4 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक उसी तरह से दूसरे इक्वेशन को देख, तो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू x, राइट। तो यानी कि अगर हम इनके अलग अलग वैल्यूज़ देखें इस तरीके से, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, अगर x 2 है तो y भी 2 होगा। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ के साथ इन दोनों को प्लॉट करते हैं। तो पहले दूसरे वाले को प्लॉट करते हैं, तो ग्रीन ग्रीन मैचिंग रहेगा। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। मान लेते कि ये 0 1 2 3 4 इस तरीके से इनकी नंबरिंग की हुई है, 1 2 3 4। तो जब x 0 है y भी 0 है, जब x 1 है y भी 1 है, जब x 2 है y भी 2 है। तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब दूसरे वाली इक्वेशन का प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू उसमें भी 0 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 1। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 2। तो इनको अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ इस ग्राफ को नोटिस करें इन दोनों इक्वेशंस के लिए, तो हम देखते हैं हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहा पहले सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेट ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं। तो दूसरे सेट में पहले इक्वेशन में अगर हम y को x की टर्म्स में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - x। ठीक है, अब x और y की अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं। तो जब x की वैल्यू हो जाएगी 0, मान लेते हैं 0 1 2 3 वैल्यूज़ लेते हैं x की। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू होगी 3, जब x 1 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, जब x 2 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इनफैक्ट इसको हम ग्राफ में प्लॉट भी कर लेते हैं, ये वाला ग्राफ लेते हैं इसके लिए। तो जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 3, ये पॉइंट है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, और जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 1। इन्हें अगर हम ज्वाइन करें तो हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन को देखते हैं।
यहाँ पर अगर हम y को x की टर्म्स में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा हमें 6 माइनस 2x बाई 2। इनफैक्ट अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा 3 माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी एक्चुअली हमें y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम इसके भी x और y वैल्यूज़ प्लॉट करें तो हमें सेम ही वैल्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों रिलेशन सेम ही हैं, राइट। तो इसीलिए अगर इसे हम प्लॉट भी करेंगे तो हमें ये सेम ही ग्राफ मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें किस तरह का ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पर हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा है जहाँ पे दोनों लाइंस जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, वो एक के ऊपर एक हैं, राइट। तो कोइंसाइड करने का ऑप्शन हमारा सेकंड सिनेरियो में है। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड सिनेरियो देखते हैं। तो अगर हम पहले इक्वेशन को देखें तो हम y को क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स। तो निकालते हैं x और y की अलग अलग वैल्यूज़। तो जब x की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 2 और 1, ठीक है। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे इस वाले ग्राफ में तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू है 3, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 2, और जब x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 1। अब देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन के केस में y को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2x बाई 2, यानी कि 2 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। तो इनकी अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं। ऐसे x की वैल्यू अगर 0, 1, 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2, 1 और 0, ठीक है। तो यहाँ पर उसे भी प्लॉट करेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 2, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी है 1, और जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू है 0। तो इसीलिए जब इन्हें हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमें पैरेलल लाइंस मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको समझ आया होगा कि ये जो तीनों सेट ऑफ इक्वेशंस थे, तीनों के केस में हमें अलग अलग तरह के ग्राफ मिले। बट उससे हमें ये पता चला कि इनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कहाँ पर एक फिक्स्ड सॉल्यूशन होगा, कहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, और कहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमें इस पर्टिकुलर स्क्रीन से आइडिया लगा। अब हम क्या करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है कि हमने इन्हीं इक्वेशंस को हम अभी इसी के पे ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं और इन इक्वेशंस के रेशियोज़ की भी वैल्यूज़ निकालेंगे। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज़ की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 बाई a2, इस इक्वेशन में क्या होगा, a1 1 है, a2 भी 1 है, तो 1 बाई 1 यानी कि 1 होगा, ठीक है। b1 बाई b2 क्या होगा, b1 माइनस 2, b2 भी माइनस 1, तो माइनस 2 बाई माइनस 1 हो जाएगा 2। c1 बाई c2 क्या होगा, 0 बाई 0 यानी कि 0, ठीक है। सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन में अगर हम देखें तो a1 बाई a2 हो जाएगा 1 बाई 2, b1 बाई b2 हो जाएगा 1 बाई 2, और c1 बाई c2 भी हो जाएगा 1 बाई 2, माइनस 3 बाई माइनस 6 है तो 1 बाई 2 हो जाएगा। थर्ड सेट में अगर देखें तो a1 बाई a2 होगा 1 बाई 2, b1 बाई b2 होगा 1 बाई 2, और c1 बाई c2 होगा माइनस 3 बाई माइनस 4 यानी कि 3 बाई 4। तो इनके हमने कोफिशिएंट्स की रेशियोज़ निकाल लिए, ठीक है। अब रेशियोज़ के बीच में क्या रिलेशन है, पहले वाले केस में हम देखते हैं कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। दूसरे वाले केस में क्या है, a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ इक्वल टू c1 बाई c2। और तीसरे वाले केस में a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये रिलेशंस हैं। और ग्राफिकली हमने क्या देखा, पहले वाले केस में ग्राफिकली हमने क्या देखा था कि ये इंटरसेक्ट कर रहे थे एक पॉइंट पे, यानी कि इस वाले इक्वेशन का एक डेफिनेट सॉल्यूशन है, राइट। दूसरे वाले केस में हमने ग्राफिकली क्या देखा, ये कोइंसिडेंट थे, दोनों लाइंस जो हैं वो एक के ऊपर एक थे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। और तीसरे वाले केस में हमने ग्राफिकली क्या देखा कि दोनों लाइंस जो थे वो पैरेलल थे, यानी कि इस वाले इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अब अगर हम इस टेबल को देखें तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम ये जो रेशियोज़ हैं
कोफिशिएंट्स के जो रेशियोज़ हैं, अगर हम इन्हें कैलकुलेट कर लें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सॉल्यूशन किस पैटर्न का होगा। हमें ना तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, ना कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर हमें इन रेशियोज़ का पता हो, क्योंकि वो तो इक्वेशंस दिया हुआ ही रहता है, तो रेशियोज़ हमें पता होते ही हैं। तो अगर हमें रेशियोज़ पता हो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह का होगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू ऑफन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ रेशियोज निकालनी है। तो a1/a2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7, b1/b2 क्या हो जाएगा -4/6, c1/c2 क्या होगा 8/-9। तो हम क्या देखते हैं इनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करने पे हम देखते हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। करेक्ट। तो यानी कि ये कौन सा वाला केस में फॉल करता है, ये फॉल करता है पहले वाले सिनेरियो में। यानी कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनका डेफिनेट सॉल्यूशन होगा, इनका कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकलेगा अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमने कुछ भी नहीं किया, बट फटाफट से बता दिया कि सॉल्यूशन कैसा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है। हमें एक और इक्वेशन ऐसा लिखना है ताकि अगर हम उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये दो इक्वेशंस हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस दें। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब आती हैं, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है। तो यानी कि पहले केस में हम कुछ ऐसा इक्वेशन लिखेंगे जिसमें 2x के बाद ये जो b की वैल्यू है ये चेंज हो जाए, तो ये 3 ना रहे। उसी तरह -8 की जगह भी कुछ और हो जाए, -7 हो जाए। तो ये जो इक्वेशन है, अब इन दोनों का अगर हम प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। दूसरे वाले केस में पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस तब मिलते हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है। तो इसीलिए इस केस में हम ऐसा इक्वेशन लिखेंगे ताकि a की वैल्यू सेम रहे, b की वैल्यू भी सेम रहे, लेकिन c की वैल्यू कुछ और रहे। ठीक है। फाइनली तीसरे केस में हमें चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कब मिलते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ डालने हैं, बट अगर इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। अब रेशियो तो ये भी सेम ही है, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16, राइट। भले ही इक्वेशंस देखने में अलग लग रहे हैं, बट इनके जो a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के रेशियोज हैं वो तो सेम ही है। तो कभी भी अगर कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमें एक इक्वेशन लिखना हो तो गिवन इक्वेशन को हम 2, 3, 4 किसी से भी पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक नया इक्वेशन बन जाएगा। तो बच्चा पार्टी, मजा आया ग्राफिकल मेथड समझने में और क्वेश्चंस के साथ तो आई एम प्रिटी श्योर कि कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे। और हाँ, मेरे ख्याल से आप सभी पेन पेपर के साथ बैठे हो ताकि आप मेरे साथ साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, क्योंकि मैथ्स है, सिर्फ देखने से और सुनने से काम न चलेगा। ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड के अंदर मैं आपको कुछ 3 मेथड सिखाऊंगी जिन मेथड से आप अलजेब्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बड़े मजे से, बड़े तगड़े तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो कौन से हैं ये 3 मेथड्स? पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड और तीसरा हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना, किसी की जगह किसी और को रख देना, उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। एंड एज वी नो अबाउट दिस प्रोसेस, हमें पता चलेगा कि क्यों इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। ठीक है।
तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं दो वेरिएबल्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम y को x के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। जैसे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में, लेट अस सपोज इस इक्वेशन में हम y को x के टर्म्स में लिखते हैं, तो हम y को क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 4। सो y को हम x माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। Substitute this value of y in the other equation and reduce it to an equation in terms of x which can be solved. सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा इक्वेशन है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन है, यहाँ पर हम y के बदले क्या लिखेंगे, x माइनस 4। तो y के बदले हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। तो अब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है, ये पूरा इक्वेशन अब सिर्फ x के टर्म्स में रह गया है, यानी कि दिस हैज बिकम एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। सो 2x इज इक्वल टू 18। सो x इज इक्वल टू 18 बाई 2 यानी कि 9। तो अब x की वैल्यू हमें मिल गई 9। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 4 यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि 5। तो x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 5। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल था, राइट। सब्स्टिट्यूट क्या किया हमने, एक वेरिएबल की वैल्यू हमने दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखी और उस वैल्यू को हमने दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए नाम पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये तो काफ़ी सिंपल था, बट यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग सिचुएशंस आ सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ग्राफिकल मेथड से भी जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन का डेफिनेट सॉल्यूशन होता है, कई बार ऐसा होता है कि मेनी सॉल्यूशंस होता है और कई बार सॉल्यूशन ही नहीं होता है, राइट। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे सॉल्यूशन का डेफिनेट सॉल्यूशन है, राइट। x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, ये एक डेफिनेट सॉल्यूशन है, बट हमेशा डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर ये डेफिनेट सॉल्यूशन वाला एग्जाम्पल ना हो तब क्या करेंगे। शुरुआत तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 माइनस एक्स इस केस में, और अब y की इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये वाला इक्वेशन हमारा बन जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 4 इज इक्वल टू 14। ये क्या बात हुई, वेरिएबल्स तो सारे ही गायब हो गए। तो बेसिकली क्या हुआ, इस स्टेप में हमें एक ऐसा स्टेटमेंट मिला जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, और वही यहाँ स्टेप 4 में बताया गया है कि इफ़ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जब कभी भी हम एक ऐसे रिजल्ट पे आ पहुँचते हैं जो कि फॉल्स है, ये फॉल्स है, राइट। 4 14 के बराबर तो कभी नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स है, इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं, इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दो इक्वेशन जो है ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ग्रेट। अब तीसरा केस देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेफिनेट सॉल्यूशन कवर कर लिए हैं, नो सॉल्यूशन कवर कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एग्जाम्पल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ही होगा, और हाँ कुछ ऐसा ही है। तो ठीक है, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन से पहले हम y को लिखते हैं x की टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9x माइनस 9। तो y इज इक्वल टू 9x माइनस 9 बाई 3। 3 से अगर कैंसिल कर दे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। तो y को हम 3x माइनस 3 लिख सकते हैं, और y की इसी वैल्यू को हम दूसरे वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो 3x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, 3 इज इक्वल टू 3। खैर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है।
तो यही कहता है हमारा स्टेप 3 कि इफ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यही था कुल मिला के हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें 3 केसेस है एंड आई थिंक काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब बारी है एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है? एलिमिनेट मतलब किसी को निकाल देना, किसी को हटा देना। तो इस मेथड में हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो 2 वेरिएबल्स हैं ना हमारे पास, उसमें से एक वेरिएबल से हम छुटकारा पा लें। ठीक है, अब 2 वेरिएबल्स रहते हैं, इसीलिए मतलब इनको सॉल्व करना मुश्किल होता है, राइट? मतलब x की वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि y भी नहीं पता, y की कैसे निकाले, x भी नहीं पता, राइट? तो एलिमिनेशन मेथड में हमारा टारगेट यही रहता है कि दोनों में से एक वेरिएबल को ना गायब कर देते हैं। कैसे? चलो देखें। तो एलिमिनेशन मेथड में हम करते क्या है कि मेरे पास 2 गिवन इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, दोनों इक्वेशन को एक नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखते हुए कि कुछ ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है ताकि x या y में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब अगर एक इक्वेशन में 5x है और दूसरे इक्वेशन में लेट्स से 1x है, तो दूसरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 हो जाए, तो 5x दोनों इक्वेशन में रहे। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप या दूसरा वार मेरा क्या होता है कि अब इन दोनों इक्वेशन को मैं या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देती हूं, और जैसे ही मैं ऐसा करती हूं तो मैं देखती हूं कि मेरा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी मैंने 5x की बात की, लेट्स से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में मैंने 5x में ले आई। अब अगर दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5x - 5x 0, यानी कि x वाला टर्म हो गया एलिमिनेट, x हो गया गायब फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही अप्रोच होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ऐसे बताने से आपको समझ तो आएगा नहीं ढंग से। कैसे समझ आएगा? क्वेश्चन सॉल्व करने से। कैसे करोगे क्वेश्चन सॉल्व? मेरे साथ में, राइट? तो अभी हम क्या करेंगे, हम 3 क्वेश्चंस लेंगे। एक क्वेश्चन में हम देखेंगे फाइनाइट सॉल्यूशन का केस, एक क्वेश्चन में देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस, एक क्वेश्चन में देखेंगे नो सॉल्यूशन का केस। तो 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लेंगे और तीनों में एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन निकलता है। सीधे कुछ क्वेश्चंस के साथ समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर लिख ही रखा है कि ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस नंबर में 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो इस नंबर के 2 डिजिट्स हैं x और y। ठीक है, तो अगर हम मानते हैं कि x जो है वो टेंस प्लेस में है और y जो है वो यूनिट्स प्लेस में है, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 10x + y। ये इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर 72 है तो 70 + 2 इज 72। सिमिलरली एक्स वाई इज 10x + y। ठीक है, और जब हम इस नंबर को रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, yx, यानी कि ये हो जाएगा 10y + x। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, यानी कि 10x + y + 10y + x जो है ये है 66। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x + 1x यानी कि 11x + 11y इज इक्वल टू 66। इसको हम लिख सकते हैं x + y इज इक्वल टू 6। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि x और y के बीच का जो डिफरेंस है वो है 2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि एलिमिनेशन मेथड में हमारा टारगेट क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को हम गायब कर दें। कैसे गायब करेंगे, कुछ ऐसा करके कि ताकि ये जो दोनों इक्वेशन हैं इसमें किसी एक वेरिएबल का एटलीस्ट कोफिशिएंट सेम हो। ठीक है,
इस केस में तो खैर कोफिशिएंट x का सेम ही है, दोनों में ही x का कोफिशिएंट क्या है +1, तो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें अलग से कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं कहीं क्या होता है कि वेरिएबल कोफिशिएंट सेम नहीं होते हैं, उस समय हम किसी एक इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं, राइट। अब इस केस में चूंकि कोफिशिएंट्स बराबर है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे दोनों इक्वेशन है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने x को एलिमिनेट कर दिया, हमें एक वेरिएबल से छुटकारा मिल गया, राइट। तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब y की वैल्यू हमें मिल गई तो x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। x हम इस इक्वेशन नंबर 1 से कह सकते हैं कि x इज 6 माइनस वाई, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो y की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई 4, तो यानी कि हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा xy यानी कि 42, और जो इसका रिवर्स नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। और ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं, राइट। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि 42 इज़ द नंबर और 24 उसका रिवर्स है, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 24 इज़ द नंबर और 42 उसका रिवर्स है, राइट। तो ऐसे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने किस तरह से एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, x + y = 7 एंड 2x + 2y = 14, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम कोफिशिएंट बराबर करना चाहते हैं एटलीस्ट एक वेरिएबल का। यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल्स के कोफिशिएंट अलग अलग हैं दोनों इक्वेशन में। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 1, दूसरे में है 2। पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1, दूसरे में है 2। तो हम क्या करेंगे, हम इस पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पे ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 2y = 14, और हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, 2x + 2y = 14। अब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो 0 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये 0 = 0 जो है ये है तो एक ट्रू स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब भी हमें एक ट्रू स्टेटमेंट मिलता है विदाउट एनी वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं नो सॉल्यूशन वाला। यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, x + y = 7 और 2x + 2y = 5। तो यहाँ भी सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे और उसके लिए हम पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x + 2y = 14। दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 5, ठीक है। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमें मिला है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी वेरिएबल। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो 2 इक्वेशंस हैं दे आर इनकंसिस्टेंट। तो अभी तक हमने 2 मेथड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। मतलब टैक्सी वाले ऐसे चार्ज करते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट तो चार्ज करते ही हैं, प्लस जितना डिस्टेंस कवर किया उसका पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? ठीक है। तो टू मेक आवर लाइफ सिंपल हम कुछ असम्पशंस लेंगे। सबसे पहले लेट अस एज्यूम कि ये जो फिक्स्ड चार्ज है, ये फिक्स्ड चार्ज है ₹x, और जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल मतलब जो डिस्टेंस के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, वो मान लेते हैं है ₹y पर किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर के लिए ₹y है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर्स है तो उसके ऊपर भी एक फिक्स्ड चार्ज लगेगा जो कि x है, और 10 किलोमीटर्स के लिए वेरिएबल चार्ज कितना हो जाएगा 10y, एंड दिस इज इक्वल टू 105,
ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹155। अब 15 किलोमीटर्स के लिए भी फिक्स्ड चार्ज x3 रहेगा और जो वेरिएबल चार्ज है वो हो जाएगा 15y एंड दिस इज इक्वल टू 155। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वेरिएबल्स। कैसे निकालेंगे? अगर इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना हो, कौन सा मेथड यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन? एलिमिनेशन आसान रहेगा क्योंकि ऑलरेडी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। तो अगर इस दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो x तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू -50। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y क्या हो जाएगा 50/5 यानी कि 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनमें से किसी भी इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू डालें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x हो जाएगा 105 माइनस 10y यानी कि 105 माइनस 100, तो x हो जाएगा 5। तो यानी कि y की वैल्यू हो गई ₹10 और फिक्स्ड चार्ज हमारा हो गया ₹5 और y हो गया ₹10 पर किलोमीटर। ठीक है ना? सो ये हमने निकाल लिया। अब एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो उसे जो फिक्स चार्ज है वो देना पड़ेगा प्लस 25y। तो x कितना है 5 प्लस 25 इंटू वाई 10 है, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 5 यानी कि ₹255 देना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Meena went to bank to withdraw ₹2000. She asked the cashier to give ₹50 and ₹100 notes only. मीना को सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए थे। Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया राइट। मीना ने 2000 रुपये निकाले, उसे टोटल 25 नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले, बट हमें पता नहीं उसमें से कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के, और वही हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स जो हैं वो है x और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स जो हैं वो है y। ठीक है, अब कैशियर ने मीना को टोटल कितने नोट्स दिए थे 25, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 25 है। परफेक्ट। अच्छा, मीना ने टोटल पैसे कितने निकाले थे 2000, यानी कि x नोट से 50 रुपए के, तो x इंटू 50 और y नोट से 100 रुपीज़ के, यानी कि y इंटू 100, तो मतलब 100 नोट मिला के, सारे 100 रुपये के नोटों को मिला के y इंटू 100 रुपीज़ हैं। उसी तरह सारे 50 रुपये के नोटों को मिला के x इंटू 50 रुपीज़ है, और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2000, जितने पैसे मीना ने निकाले हैं बैंक से, राइट। तो ये हो गए हमारे दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इनको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और दूसरा क्या है 50x प्लस 100y। अब अगर हम पूरे को 50 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगाएं? एलिमिनेशन आसान रहेगा क्योंकि जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो इधर रहेगा -y और इधर रहेगा -15, तो ये 15 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y हो गया 15, तो x क्या हो जाएगा 25 माइनस y यानी कि 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो यानी कि मीना को मिले थे 100 रुपये के 15 नोट और 50 रुपये के 10 नोट। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा तीसरा मेथड जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कहता है कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको देखते ही बच्चे कह रहे हैं अरे ये क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा, इसे रटना पड़ेगा? बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज आई हैं ये कौन से मेथड से आई हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एक बार मेथड समझ लो, उसके बाद मैं मेमोरी टिप भी देती हूँ ना, चलो समझे। अब हम पढ़ेंगे एक तीसरे मेथड के बारे में जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है? अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है B2 से और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया है B1 से। ऐसा करने से क्या हुआ है, ऐसा करने से जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हो गए हैं y के, राइट। तो अभी देखने में ये इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है, बट इवेंचुअली जब हम इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हम कर वही रहे हैं जो हम एलिमिनेशन मेथड में कर रहे थे, कि पहले हम कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम इसे एक जनरलाइज्ड फॉर्म में कर रहे हैं, जिससे हमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ रही है इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स, राइट। वही हम करना चाह रहे हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि कहाँ से ये फॉर्मूला आता है। तो बेसिकली आप जो यूज़ करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो इसलिए करोगे ताकि आप आसानी से शॉर्टकट तरीके से आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सको टू फाइंड आउट x एंड y, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसका मतलब है कि मुझे x की ये वाली वैल्यू को याद रखनी है, ये तो अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड है, B1 C2 B2 C1 A1 B2 A2 B1, इसी में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हम नहीं होंगे। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं इसके साथ एक मेमोरी टिप भी देने वाली हूँ। उससे पहले चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लेने से तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर इक्वेशन में वो 3 सिनेरियोज भी आएंगे, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और डेफिनेट सॉल्यूशन। तो उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने x और y की वैल्यूज़ बता दी कि वो ये होंगी, तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, a1 b2 माइनस a2 b1। तो अब वी विल प्ले अराउंड विद द डिनोमिनेटर। कैसे? हम कहेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालो। इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट इस तरीके से करने की ज़रूरत भी नहीं है। डिनोमिनेटर की वैल्यू देखो, दैट इज़ a1 b2 माइनस a2 b1, और इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि जब भी ये डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब इस इक्वेशन का एक डेफिनेट सॉल्यूशन है। और जब हम कहते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो अगर ना हो, इसका मतलब है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और ये तो वही रिलेशन है जो हमने बहुत पहले पिछले वीडियो में जब हमने ग्राफिकल स्टडी की थी तब हमने डिराइव किया था, राइट। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि दोनों मेथड्स जो हैं वो एक ही जगह जा करके रुक रहे हैं, राइट। तो ये हो गया डेफिनेट सॉल्यूशन। और इनडेफिनेट सॉल्यूशन कब होगा? जब नीचे का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। अब जब नीचे का डिनोमिनेटर जीरो होगा उसमें भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक हो सकता है कि सारे कोफिशिएंट का रेशियो सेम हो, उस समय हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो, लेकिन ये c1 बाई c2 बराबर ना हो, वैसे केस में नो सॉल्यूशन होगा। तो ये बेसिकली वही 3 कंडीशंस हैं जो हमने ग्राफिकल मेथड में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब बारी आती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को याद रखने की। याद कैसे रखेंगे भाई? जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना हो तो सिंपल, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, x, y और 1 इन तीनों चीज़ों को ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि ये तीनों न्यूमरेटर है, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर लिखना है, और सारे डिनोमिनेटर में ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि अगर आप देखें x इज इक्वल टू क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो अगर हमें ये वाला इक्वेशन हम लिख लेते हैं करेक्टली, फिर तो x आराम से निकल जाएगा ना। x क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर को यहाँ पार कर देंगे, तो ये डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। y निकालना होगा तो इसके डिनोमिनेटर को यहाँ पास कर देंगे, तो c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो सारा पंगा है इसको लिखने का। इसको लिखने का मेमोरी टिप है ये, x, y और 1 तीनों न्यूमरेटर को पहले लिख लो। उसके नीचे क्या करो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 इनको लिख लो। ये तो आराम से याद रहेगा, हमको b से स्टार्ट करना है। तो b1 b2, उसके बाद b के बाद तो c आता है, c1 c2, अब बचा क्या, a1 a2 और शुरू कहाँ से किया था, b1 b2 से, तो वापस भी b1 b2 जाना है, इसीलिए b1 b2। तो इस तरीके से हमने ये सब लिख लिया, और उसके बाद इस तरह से एरो बना दो जैसे यहाँ बना हुआ है। एक बार ये बना लिया, अब देखो कितनी आसानी से हम ये लिखेंगे। हमें ये फॉर्मूला जब लिखना होता है तो क्या करते हैं, x, y और 1 हमने लिख लिया पहले, और ये सारे न्यूमरेटर्स होंगे हमारे, ठीक है। x के नीचे क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1,
y के नीचे क्या लिखेंगे, C1A2 माइनस C2A1, 1 के नीचे क्या लिखेंगे, A1B2 माइनस A2B1। तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, जिधर एरो है, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। सिंपल। तो एक बार अगर ये वाला डायग्राम बना लिया तो हम फटाक से लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे हर बार बैठ के डायग्राम बनाना है क्या? अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखोगे कि इसको बनाने में जो है ना 1 मिनट भी नहीं लगता है, इतनी आसानी से बन जाता है ये। इनफैक्ट उसके बाद आपको ये मेथड इतना कंफर्टेबल लगने लगेगा कि आप सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन सब भूल के हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ करोगे। सो लेट अस टेक अ लुक। तो ये हम सिनेरियो लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, नो सॉल्यूशन वाला, जहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं। A1/A2 अगर हम देखें तो कितना है यहाँ पे, 1/3, ठीक है। B1/B2 अगर हम देखें तो क्या है, -3/-9 यानी कि 1/3। C1/C2 अगर हम देखें तो क्या है, -3/-2 यानी कि 3/2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो इसीलिए इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। तो अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पे फिर से 2 इक्वेशंस हैं, 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या वाकई में इसके डेफिनेट सॉल्यूशंस हैं। तो उसके लिए हमें A1, A2, B1, B2 की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। तो A1/A2 यहाँ पर है 2/3, B1/B2 यहाँ पर है 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल। तो चूँकि यहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है फाइनाइट या फिर डेफिनेट सॉल्यूशन होगा। तो जब होगा तो निकाल के देखते हैं कितना होगा, राइट। तो जो टिप मैंने शेयर किया था उसी टिप को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। A1 क्या है, 2, A2 क्या है, 3, B1 क्या है, 1, B2 क्या है, 2, C1 क्या है, -5, C2 क्या है, -8। क्योंकि जब भी हम A1, B1, C1 लिखते हैं तो हम सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं और राइट हैंड साइड पे 0 रखते हैं इक्वेशन के, ठीक है। अब हम हमारा ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक के हिसाब से x लिख दिया, y लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखेंगे, B1, B2 यानी कि 1, 2, फिर लिखेंगे C1, C2 यानी कि -5, -8, फिर लिखेंगे A1, A2 यानी कि 2, 3, वापस लिखेंगे B1, B2 यानी कि 1, 2। एरोज बना देंगे ऐसे वाले, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे y रहेगा, थोड़ा प्लेसमेंट गड़बड़ हो गया है, यहाँ 1 रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको देख के हम फटाफट लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 1 इंटू -8 यानी कि -8 माइनस 2 इंटू -5 दैट इज -10। दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -5 इंटू 3 यानी कि -15 माइनस -8 इंटू 2 यानी कि -16 is equal to 1 divided by 2 into 2 that is 4 minus 3 into 1 that is 3। तो क्या हो जाएगा, x divided by -8 plus 10, तो x divided by 2 is equal to y divided by -15 plus 16, तो ये हो जाएगा 1 is equal to 1/1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3x - 5y इज इक्वल टू 20, 6x - 10y इज इक्वल टू 40। तो देखते हैं A1, A2 की वैल्यू क्या है। A1/A2 है 3/6 यानी कि 1/2, B1, B2 है -5 - -10 यानी कि 1/2, और C1, C2 क्या है 20/40 -20/-40 यानी कि 1/2। तो इन सब की वैल्यूज़ इक्वल है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle.
मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का लेंथ है L और ब्रेड्थ है B, तो नॉर्मली एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होगा, LB, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम लेंथ को 5 यूनिट्स छोटा कर दें और ब्रेड्थ को अगर हम 3 यूनिट्स बड़ा कर दें, तो इसका ओवरऑल एरिया जो है इट विल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, LB प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इज इक्वल टू LB माइनस 9। तो LB और LB कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3L माइनस 5B माइनस 15 प्लस 9 यानी कि माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कहता है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, यानी कि लेंथ को अगर हम 3 से बढ़ा देते हैं, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को अगर हम 2 से बढ़ा देते हैं, तो मेरा एरिया क्या होगा, एरिया विल गेट इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इज इक्वल टू LB प्लस 67। तो LB कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L प्लस 3B प्लस 6 माइनस 67 यानी कि माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन हैं जिन्हें सॉल्व करके हमें 2 वेरिएबल्स निकालने हैं। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ करें, अभी नया नया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा है तो उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन से 2 वेरिएबल्स हैं, L और B। तो हम क्या करेंगे, अपना टिप यूज़ करेंगे, L, B और 1 इसको लिख लेंगे पहले। उसके नीचे नीचे क्या लिखेंगे, B1 B2। B1 B2 क्या है, -5 और +3। तो B1 B2 हो जाएगा -5 + 3। उसके बाद C1 C2 क्या हो जाएगा, -6 -61। उसके बाद A1 A2 वो हो जाएगा 3 और 2। उसके बाद वापस B1 B2 जो कि है -5 और 3। उसके बाद एरोज बना लेते हैं। ठीक है, तो अब इसे हम इक्वेशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, L डिवाइडेड बाय -5 इंटू -61 यानी कि 305 माइनस 3 इंटू -6 दैट इज -18। This is equal to B divided by -6 into 2 that is -12 minus -61 into 3। -61 into 3 हो जाएगा 183। तो ये हो जाएगा -183 is equal to 1 divided by 3 3 is 9 minus 2 into -5 is -10। तो इसे हम लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाई 305 प्लस 18, ये हो जाएगा 323। दिस इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई -12 प्लस 183, तो ये हो जाएगा 171। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 9 प्लस 10 दैट इज 19। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 323 बाई 19 यूनिट and breadth is equal to 171 by 19। तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 17 और इसको फर्दर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? ठीक है, तो ये 2 सिचुएशन थी। एक सिचुएशन में दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरे सिचुएशन में दोनों कार एक दूसरे के ऑपोजिट यानी कि एक दूसरे के सामने सामने मूव कर रही हैं और दोनों केस में वो अलग अलग टाइम पे एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमें दोनों कार की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो ये है कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
हम इसका यूज़ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करेंगे वो ये है कि जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेट अस सपोज एक की जो वेलोसिटी है वो है v1, दूसरी की जो है वो है v2, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2। ठीक है, और जब दोनों कार एक दूसरे के सामने मूव कर रही है, एज इन एक v1 से दूसरी v2 से एक दूसरे के सामने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v1 प्लस v2। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट्स का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा। जो टोटल डिस्टेंस है दोनों प्लेसेस के बीच में वो कितना है, 100 किलोमीटर, यानी कि दोनों ही केस में ये जो कार है ये टोटल 100 किलोमीटर कवर करने वाले हैं। पहले केस में, पहला केस मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पहला केस ये है जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और दूसरा केस ये है जब दोनों कार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो पहले केस में यानी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका जो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1, जो भी आप कह लो। तो लेट अस सपोज ये हो जाएगा माइनस v2 इंटू टाइम टेकन। जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो टाइम इनको कितना लग रहा है मीट करने में, 5 आवर्स, तो ये हो जाएगा इंटू 5। और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 100 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए जो नेट स्पीड है वो है v1 प्लस v2, और टाइम इस केस में कितना लग रहा है, 1 आवर इंटू 1। ठीक है, तो इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5v2 माइनस 5v1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा v2 प्लस v1 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 और v2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो दो वेरिएबल्स हैं v2 v1 और इधर लिखेंगे 1। तो b1 बाई b2, b1 क्या है -1 और b2 क्या है +1, तो ये हो जाएगा -1 + 1। c1 बाई c2 ये हो जाएगा -20 और -100। a1 बाई a2 1 वापस b1 बाई b2 यानी कि -1 और 1। तो अब इनमें एरोज डालेंगे हम, तो इसे हम लिख सकते हैं v2 डिवाइडेड बाई -1 इंटू -100 यानी कि 100 माइनस ऑफ 20, तो ये हो जाएगा +20। दिस इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई -20 इंटू 1 दैट इज -20 माइनस ऑफ 100 इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस -1। तो इसे हम लिख सकते हैं v2 बाई 120 इज इक्वल टू v1 बाई 80 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो v2 हो जाएगा 120 बाई 2 यानी कि 60, v1 हो जाएगा 80 बाई 2 यानी कि 40। तो 60 और 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो दोनों कार की स्पीड्स हो जाएंगी। ओके बच्चा पार्टी, तो बाय नाउ हम सबको समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाले पेयर ऑफ इक्वेशंस और बताओ कैसे सॉल्व करोगे, सोचो। अब इस इक्वेशन को देखते ही बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम अभी तक तो हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट वाले लीनियर इक्वेशंस देख रहे थे, बट ये इक्वेशन कुछ उस फॉर्मेट के लग नहीं रहे हैं, राइट? ऐसा ही कुछ सोच रहे होगे आप। तो कई बार बच्चों ऐसे इक्वेशंस आपके सामने रख दिए जाते हैं जो डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्मेट में नहीं होते हैं, बट इन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे? मान लो इसी इक्वेशन में मैं एक छोटा सा एजम्पशन ले लेती हूं कि 1/x इज u एंड 1/y इज v। मैंने ये एक एजम्पशन ले लिया, कुछ भी मान लो इसको, u v मान लो या a b मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी आपका मन। जैसे ही आप ये एजम्पशन लोगे तो आप 1/x की जगह a लिखोगे, 1/y की जगह b लिखोगे और आपका इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ जाएगा?
जो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्मेट था यार, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, राइट। तो एक छोटे से एजम्पशन से हम इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे रिड्यूस करते हैं। तो हम इस ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1/x जो है दैट इज़ a एंड 1/y जो है वो b है। तो अगर ऐसा एज्यूम कर लिया तो हमारा पहला इक्वेशन जो है वो क्या बन गया, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, और हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बन गया, 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब ये सिंपल हो गया। अब तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एनीवे सॉल्व कर सकते हैं, अभी तक हम वही तो करते आ रहे हैं। अब इनको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इनमें से कोई भी मेथड यूज़ करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे कर नहीं रही हूँ, ये एज्यूम कर रही हूँ कि आप इसे कर लोगे। ठीक है, उसके बाद a और b की जो भी वैल्यूज़ निकलेगी उसको फिर यहाँ पे पुट करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ग्रेट, तो अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Find the speed of stream and boat in still water. ठीक है, मान लेते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो है x km/h। ठीक है, और हम एज्यूम करते हैं कि जब स्ट्रीम के साथ ये चल रही है, जो स्ट्रीम है, इनफैक्ट जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको हम मान लेते हैं y km/h। अब जब ये स्ट्रीम के साथ चल रही है तो दो सिनेरियोज आते हैं। एक होता है अपस्ट्रीम, यानी कि स्ट्रीम जिस तरफ है ये इसके उल्टे तरफ चल रही है। वैसे केस में जो नेट स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि बोट की जितनी स्पीड है, चूँकि स्ट्रीम उल्टे तरफ से आ रही है, उसकी स्पीड को थोड़ा घटा दे रही है, तो नेट हो जाएगा x माइनस वाई। और वहीं अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, बोट की जो स्पीड है सो तो है ही, ऊपर से उसी डायरेक्शन में पानी भी बह रहा है, तो वो ऑल द मोर इसका स्पीड बढ़ा दे रहा है। तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये आपको ढंग से ये कॉन्सेप्ट पता है तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी नहीं फंसोगे। अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। पहला पार्ट कहता है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, ठीक उसी तरह 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए इसे लगेगा 44 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। और इन दोनों को मिला के जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना है, 10 आवर्स। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक उसी तरह से दूसरा इक्वेशन 13 आवर्स में कितना कवर किया है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 55 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे थोड़े सिंपल फॉर्म में। तो 1/x माइनस वाई को हम मान लेते हैं u और 1/x प्लस वाई को हम मान लेते हैं v। तो अगर हमने ऐसा एज्यूम कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, और नीचे वाला हो जाएगा 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। राइट, तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे किसी भी तरीके से, एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड को लगा के इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके और आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो ट्रिकी पार्ट था वो यही स्टार्टिंग वाला पार्ट था, जिसमें आपको इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। और कई बार इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद आप सोचते हो कि यार ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्टली इन इक्वेशंस को आप दूसरे मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो द कैलकुलेशन विल बिकम वेरी लॉन्ग। तो इसीलिए इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस में वी यूज़ ये वाला मेथड, जिसमें हम इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days.
Find time taken by one woman alone to finish the work and also taken by one man alone. तो मान लेते हैं कि number of days taken by a woman alone to finish the work is x and number of days taken by a man alone is y. तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ वुमन इन वन डे कितना होगा. मतलब अगर एक वुमेन जो है इस पूरे काम को फिनिश कर रही है एक्स डेज में, तो एक दिन में एक वुमेन कितना काम कर रही है, वो कर रही है 1/x. उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय अ मैन इन वन डे कितना हो जाएगा 1/y. राइट. तो अब अगर हम बात करें वर्क डन इन वन डे की, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है. तो अगर हम पहले वाले सिचुएशन की बात करें जहाँ पर 2 women और 5 men हैं, ठीक है, तो अगर एक दिन की बात करें तो 2 women कितना काम करेंगे 2 × 1/x और 5 men कितना काम करेंगे 5 × 1/y. ठीक है. तो टोटल जो है ये जो टाइम है जो कि कहा गया है 4 days में वो फिनिश करेंगे, तो 1 day में टोटल काम कितना होगा 1/4. जिस तरीके से एक वुमेन पूरा काम फिनिश कर रहा है एक्स डेज में, तो एक दिन में जो वुमेन है वो कितना काम कर रही है 1/x. उसी तरह से ये सभी लोग मिल करके फिनिश कर रहे हैं 4 days में, तो ये सभी लोग एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4. ठीक है. ठीक उसी तरह से वर्क डन इन वन डे बाय द नेक्स्ट ग्रुप, यानी कि 3 women and 6 men कितना हो जाएगा 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y इज इक्वल टू 1/3. तो ये हमारे 2 इक्वेशंस हो जाएंगे. ठीक है. तो इन इक्वेशंस में भी हम देखते हैं कि 1/x 1/y वाले कंपोनेंट्स हैं. तो लेट अस एज्यूम कि 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v. तो अगर हम पुट करेंगे वैल्यूज़ तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4. दूसरा हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3. इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को 4 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1. ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा. ये हो जाएगा 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1. ये हो जाएगा इक्वेशन 2. ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. uv1 b1 b2 यानी कि 20 18, c1 c2 यानी कि -1 -1, a1 a2 यानी कि 8 9, उसके बाद वापस b1 b2 यानी कि 20 18. अब यहाँ पर एरोज डाल लेते हैं इस तरीके से. ठीक है. तो ये हो जाएगा u डिवाइडेड बाय 20 × -1 यानी कि -20 माइनस 18 × -1 दैट इज़ -18. तो ये हो जाएगा -20 प्लस 18 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय -1 × 9 -9 माइनस -1 × 8 that is -8. तो माइनस माइनस प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 1/8 × 18 यानी कि 144 माइनस 9 × 20 यानी कि -180. तो इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -36. सो u हो जाएगा -2 बाई -36 यानी कि 1/18, v हो जाएगा 1/36. तो u क्या है 1/x है, तो x क्या हो जाएगा x हो जाएगा 18 और y हो जाएगा 36. अब देखते हैं इस लेसन का एक लास्ट क्वेश्चन. ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. मतलब एंगल ABCD हमें निकालना है जो कि XY के टर्म में दिया हुआ है. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. ठीक उसी तरीके से एंगल A प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होगा. ठीक है. तो एंगल B कितना है 3y - 5 और एंगल D कितना है 7x प्लस 5. दिस इज़ 180. तो ये हो जाएगा -7x प्लस 3y, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, -180 इज इक्वल टू 0. ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा. अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं. एंगल A दिया हुआ है 4y प्लस 20
एंड सी दिया हुआ है -4x इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा -4x प्लस 4y प्लस 20 माइनस 180, तो हो जाएगा -160 इज इक्वल टू 0। अगर इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -x प्लस y -40 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन सा मेथड यूज़ करें? इक्वेशन को देख के लग रहा है कि यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इस पूरे इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते 7 से तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, राइट। इसको 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -7x प्लस 7y -280 इज इक्वल टू 0। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ऑलरेडी क्या है, -7x प्लस 3y -180 इज इक्वल टू 0। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, तो ये कैंसिल हो गया, तो एलिमिनेट हो गया। -4y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 25। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा y। इक्वेशन नंबर 2 से हम देख सकते हैं कि x हो जाएगा y -40, यानी कि 25 - 40 विच इज़ इक्वल टू -15। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब हम एंगल्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। एंगल A कितना हो जाएगा, 4y प्लस 20, यानी कि 4 × 25 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 120 डिग्रीज़। एंगल B निकालेंगे जो कि हो जाएगा 3y - 5, सो 3 × 25 - 5, तो 75 - 5 दैट इज़ 70 डिग्री। इसके बाद निकालेंगे एंगल C जो कि है -4x -4 × -15, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज़। अब है एंगल D की बारी। ये हो जाएगा -7 × x, x इज़ -15 प्लस 5, तो 7 × 15 हो जाएगा 105 प्लस 5, यानी कि 110 डिग्रीज़। तो ये हो जाएंगे चारों एंगल्स की वैल्यूज़। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस लेसन के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस थ्रू आउट द वीडियो सॉल्व किए हैं तो ट्रस्ट मी, बाकी के क्वेश्चंस भी आप बहुत ही मजे से सॉल्व कर लोगे। तो आपको क्या करना है, फटाफट से घर पे बैठ के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं आपके बुक के एक्सरसाइज में इस चैप्टर के, वो सारे सॉल्व कर डालने हैं, सारे के सारे सॉल्व कर डालने हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करना है। मुझे क्या करना है, अगला वीडियो लेकर आना है जल्दी से जल्दी, बस यही तो करना है। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।